हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एलसीएस फिजिक्स क्लासेस। तो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के टॉपिक मोशनल ईएमएफ को कवर करेंगे। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने किसी क्लोज सर्किट से फ्लक्स को चेंज करने के तरीके देखे और देखा उसमें किस तरीके से ईएमएफ इंड्यूस होती है। आज हम देखेंगे कि जब एक सिंगल कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो किस तरीके से उसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है या उसके एंड्स में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं टॉपिक मोशनल ईएमएफ। अब देखो मोशनल ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू मूविंग इन बी मैग्नेटिक फील्ड। ओके, कि जब कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, जब ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो इसके अक्रॉस कैसे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है या एक बैटरी कैसे बन जाता है, ये हमारा जानना है। ठीक, अब देखो इसके लिए दो तरीके से डेरिवेशन किया जाता है। पहला डेरिवेशन हम अपने पुराने कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं जो है लोरेंट फोर्स, और दूसरा डेरिवेशन हम फैराडे लॉ की मदद से करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला डेरिवेशन देखते हैं। ठीक है, तो अगर एग्जाम में ये टॉपिक आता है तो या तो आएगा कि आप इसको लोरेंट फोर्स से करिए या फैराडे लॉ से करिए, या फिर आप अपनी मर्जी से, अगर कुछ नहीं आता है तो अपनी मर्जी से किसी भी दोनों तरीकों में से एक तरीका चुन सकते हैं। ठीक, अब देखो ध्यान से, ये मान लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है, इसकी लेंथ L है। ठीक, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, बोल्ट के अंदर की तरफ इनवर्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। जो हमारा डेरिवेशन है वो स्पेशल केस के लिए है, जब ये परपेंडिकुलर मूव कर सकता है। जब ये परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, ये किसी कैसे भी मूव कर सकता है। ठीक है, तो हमारा जो डेरिवेशन है वो परपेंडिकुलर केस के लिए है। ठीक, तो ये हमारा L लेंथ का कंडक्टर है, अंदर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पॉजिटिव आयंस होते हैं, तो हम जो डेरिवेशन करेंगे वो पॉजिटिव चार्ज को लेके करेंगे। तो आप समझ सकते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज पर ऊपर फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन पर नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इसके अंदर एज्यूम करते हैं पॉजिटिव चार्ज, ये मान लेते हैं प्लस क्यू, है ना। इसके अंदर एक चार्ज कितना है, प्लस क्यू। ठीक, अब देखो जब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो हमने पढ़ा है कि जब ये मूव करेगा, इसके अंदर के चार्जेस भी तो मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज भी तो मूव करेंगे। तो जब चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो उस केस में उनपे क्या लगती है, लोरेंट फोर्स लगती है। ठीक है, वो हमने 4th यूनिट में पढ़ा था। वो फोर्स होती कितनी है, F इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। ये डायरेक्शन के लिए है, कर्ल रूल लगाने के लिए, या फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम इसमें यूज करते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो F इक्वल टू वी क्यू वी साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है और जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, इसलिए इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। तो sin 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो फोर्स कितना आ गया, चार्ज, इस चार्ज पर लगने वाले फोर्स को हम बोल रहे हैं क्यू पर लगने वाले फोर्स को, तो फोर्स कितना आ गया, बी क्यू वी। अब फोर्स की डायरेक्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में अपने मिडिल फिंगर को ले जाइए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इंडेक्स फिंगर को थंब आपको फोर्स की डायरेक्शन दे देगा। ठीक है, या फिर अपना कर्ल रूल, क्या, वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स की डायरेक्शन आई ऊपर की तरफ, तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, और नेगेटिव चार्ज अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स नीचे की तरफ लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जब इस वाले केस में जब ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे मूव करेगा तो इसके पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ होना शुरू हो जाएंगे। तो उस केस में जब ये मूव करता रहेगा तो इन पर चार्जेस पर फोर्स लगता रहेगा, ये ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब देखो सेकंड केस देखते हैं। अभी मान लेते हैं काफी सारे पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं और काफी सारे इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। याद रखना, कंडक्टर के अंदर आयंस मूव नहीं करते, ये तो हमने अज्यूम किया पॉजिटिव चार्ज, वास्तव में शिफ्ट कौन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। ऊपर से नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे तो ऊपर अपना आप ही पॉजिटिव चार्जेस बच जाएंगे। आई बात समझ में है, चलिए ठीक है। तो अब एक स्टेट मान लेते हैं जहां पर ऊपर काफी सारे पॉजिटिव चार्ज हो चुके हैं, नीचे काफी सारे नेगेटिव चार्ज हो चुके हैं। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। तो ये आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक, अब इस पॉजिटिव चार्ज का क्या होगा, मान लो अभी भी यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, क्योंकि कंटिन्यूअसली v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, तो ऊपर की तरफ इस पर क्या लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। लेकिन पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तो एक फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स Fe।
ठीक है। तो अगर ये आगे मूव करता रहेगा तो चार्ज का सेपरेशन बढ़ता रहेगा, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स भी बढ़ता रहेगा और एक स्टेट आ जाएगी इक्विलिब्रियम की स्टेट। इक्विलिब्रियम की स्टेट में क्या होगा, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, v वेलोसिटी से ही मूव कर रहा है। अब इसमें इतने चार्जेस का सेपरेशन हो चुका है ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो गया कि जितना इस चार्ज पर पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड के कारण ऊपर फोर्स लग रहा था उतना ही फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण नीचे की तरफ लग रहा है। अब ये चार्ज का सेपरेशन होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर एक नेट चार्ज जमा हो गया, नीचे एक नेट नेगेटिव चार्ज जमा हो गया, ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज जमा हो गया, तो हो गया ना चार्ज का सेपरेशन। ये पॉजिटिव टर्मिनल बन गया, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब अगर मैं इस पर कोई वायर को जोड़ूंगा तो उसमें पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में क्या बहेगा, करंट बहना शुरू हो जाएगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। तो जब तक ये मूव करता रहेगा इसके अंदर चार्ज का सेपरेशन होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, जिससे ये क्या बन जाता है, इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है ना। तो ये हमने किससे एक्सप्लेन किया, लोरेंज के कॉन्सेप्ट से। अब इसकी देखते हैं मैथमेटिक्स, ध्यान से देखेंगे। तो इस पर हमने मैग्नेटिक फोर्स देख ली थी वी क्यू बी। अगर मान लीजिए इक्विलिब्रियम की स्टेट में नीचे की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E, तो Q चार्ज पर नीचे की तरफ फोर्स कितनी लगेगी, Q इंटू E। ये मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज पर सेम होने वाली है, ठीक है। इन इक्विलिब्रियम FB इक्वल टू माइनस FE, FB इक्वल टू माइनस FE, मतलब इक्विलिब्रियम की स्टेट में मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखा है। और मैग्नीट्यूड इनके क्या होंगे, इक्वल होंगे, FB इक्वल टू FE। तो यहां से मैं मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी रख सकता हूं, BQV ऊपर से, और इलेक्ट्रिकल फोर्स की Q इंटू E। Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई B इंटू V। मतलब क्या हुआ कि जब कोई कंडक्टर V वेलोसिटी से परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है, और उसकी है ना, V वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है, उस केस में उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है वो कितना होता है, V इंटू V, मैग्नेटिक फील्ड इनटू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू वेलोसिटी, ठीक। अब देखते हैं ये जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है ये है कितना। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का हमने तरीका सीख रखा है कि हम देखो पूरे उसमें कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, यहां से लेके यहां तक E इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, तो हम A पॉइंट से B पॉइंट तक लाइन इंटीग्रल क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हमने पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, माइनस इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम A टू B E वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट dy वेक्टर, तो y डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को हमने dy सुना है, ठीक है। तो E वेक्टर डॉट dy वेक्टर, तो E डॉट dy क्या है, ये छोटे से dy डिस्प्लेसमेंट के लिए माइनस के E डॉट dy क्या होता है, छोटे से dy डिस्प्लेसमेंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यहां से लेके यहां तक के पोटेंशियल डिफरेंस को तो पूरी लाइन पे इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इनिशियल पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट कितना 0, फाइनल पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट कितना, तो ये लेंथ आ जाएगी फ्रॉम A टू B में जो लिमिट लगेंगी वो 0 टू क्या लगेंगी, L लगेगी, ठीक है। और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे में कांस्टेंट है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ, और हम A से B की तरफ मूव कर रहे हैं, हम अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव आए। तो क्या मूव करना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो एंगल कितना बनेगा, जब डॉट प्रोडक्ट खोलोगे तो एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री, E नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट dy ऊपर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू पुट करेंगे BB, ठीक है, इनटू dy इनटू cos 180, cos 180 -1, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा भैया प्लस, ठीक है। हमने जानबूझ के डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लिया है ताकि हमारा आंसर पॉजिटिव आए, ठीक। तो क्योंकि हमें तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, अगर ऊपर से नीचे चुनते तो नेगेटिव आ जाता, ठीक। अब देखो तो ये हमने क्या कर लिया, फिर उसके बाद 0 से L VB इंटू dy, ठीक है। तो देखो इसमें मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पर, वेलोसिटी पे, दोनों कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। और dy क्या है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ओवर द होल डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो dy का इंटीग्रेशन y, और जब लिमिट रखेंगे तो क्या L ही आ जाएगा, y की जगह पर I पुट कर लेंगे तो ये आंसर L आ गया, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया इसके एंड्स के बीच में, VL, मैग्नेटिक फील्ड इनटू वेलोसिटी इनटू लेंथ, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, अगर कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, उसकी लेंथ कितनी है, L। याद रखना अगर मैं लेंथ में और वेलोसिटी में यहाँ एंगल देखूं, ये भी तो 90 है, इसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा, आगे भी पढ़ेंगे हम। ये भी तो 90 है, जो हमने ये स्पेशल केस, जो हमारी बुक में स्पेशल केस है, वो इसमें क्या है कि जो वेलोसिटी है और लेंथ है वो भी क्या है, परपेंडिकुलर है, और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। और कंडक्टर स्ट्रेट है, उस केस के लिए डेरिवेशन है कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उस केस में
उसके टर्मिनल्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होती है वो होती है VBL, मैग्नेटिक फील्ड इनटू वेलोसिटी इनटू लेंथ। ठीक, अब देखो ये तो स्पेशल केस था। ऐसा भी तो हो सकता था कि भाई मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, आप ऐसे ना मूव करके किसी एंगल पर मूव करते हैं, मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई एंगल थीटा हो जाता है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होता तो आप ऐसे ना मूव करके कंडक्टर को ऐसे मूव ना करा के ऐसे टेढ़ा मूव कराते, तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा। तो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट चुनते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, जो परपेंडिकुलर हो। अगर v वेलोसिटी इधर है तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया वेलोसिटी का, v sin थीटा। आई बात समझ में? तो उस केस में आप पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन क्या यूज करेंगे, v into l into v sin थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। ओके, इसके बाद यहां पर मैंने एक बात लिखी है, टेक कंपोनेंट ऑफ l परपेंडिकुलर टू v। ठीक है, कोई यहां पे भी लिखी है, तो वो बात हमने यहां पर भी लिखी है। तो जब हम इसको यहां पर पहुंचेंगे तभी एक्सप्लेन करेंगे ना। पहले इसका दूसरे तरीके का डेरिवेशन करते हैं जो हमने फैराडे का नियम यूज करके किया है। ओके, अब इसका अल्टरनेटिव मेथड देखते हैं बाय यूजिंग फैराडे लॉ। तो फैराडे के नियम के अनुसार सर्किट को क्लोज होना चाहिए, तभी वो नियम हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इमेजिन कर लेंगे, हम यहां पर ये जो एल लेंथ का कंडक्टर हो गया, इसके अक्रॉस एक इनफाइनाइट लेंथ की यू शेप्ड कंडक्टिंग रेल्स इमेजिन कर लेंगे। और इन ये देखो, ये क्या है, कंडक्टिंग रेल है, कंडक्टिंग वायर मान सकते हो। इस पर हमने एक कंडक्टर को रखा तो ये क्लोज सर्किट बन गया ना। ये कंडक्टर इस तरीके से इन रेल्स पर ऐसे मूव कर सकता है। तो जब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो आगे बढ़ाने से क्या बढ़ेगा, इसके बीच में जो क्लोज सर्किट है उसका एरिया बढ़ेगा, और अगर पीछे बढ़ाऊंगा तो एरिया कम होगा। आई बात समझ में? तो अब ये क्लोज सर्किट बन गया। तो जो हमने मोशनल ईएमएफ के लिए डेरिवेशन किया था वो डेरिवेशन हम फैराडे लॉ की मदद से भी कर सकते हैं। उस केस में हम इमेजिन कर लेते हैं। तो ये रेल्स वास्तविक भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। अब ये कंडक्टर v वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है, यानी कि फ्लक्स चेंज हो रहा है। इसके कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा, भाई एरिया बढ़ेगा तो जो ये क्लोज लूप बना है इसके अंदर का मैग्नेटिक फ्लक्स भी तो इंक्रीज होगा। ठीक है, इसका एरिया बढ़ेगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स इससे लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इस केस को। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो एक्सप्रेशन हमारे पास है वो क्या होता है, v वेक्टर डॉट da वेक्टर। छोटे छोटे एरिया वेक्टर चुनिए जो एरिया के क्या होंगे। देखो इसके ऊपर आप एक एरिया, प्लेन एरिया इमेजिन कर सकते हैं कॉइल के, इसके ऊपर एरिया वेक्टर मान लीजिए छोटे छोटे da, और हर पॉइंट पर da का और b का क्या निकालिए, डॉट प्रोडक्ट निकालिए, उसका टोटल इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो हमारे वाले केस में ये एरिया प्लेन ही है, परपेंडिकुलर इसकी क्या मान लो, अंदर की डायरेक्शन में मान लेना, उधर भी चुन सकते हैं, माइनस प्लस का अंतर आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो अंदर की डायरेक्शन में एरिया वेक्टर ले लिया, और ये क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की तो एंगल cos 0 बना। तो जब डॉट प्रोडक्ट खोलोगे b into da into cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब देखो पूरे एरिया पर एंगल तो सब में 0 ही था, सब में छोटे छोटे कितने भी एरिया चुन लो, सब में एंगल कितना था, 0, तो cos 0 लिख दिया हमने। अब पूरे एरिया पर मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है अंदर की तरफ, तो वो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा और टोटल एरिया का इंटीग्रेशन हो जाएगा। टोटल एरिया क्या हो गया, तो इसका एरिया को a मान लिया, और इसका एरिया है कितना, ये लेंथ l, ये इसकी इधर ब्रेथ मान लो x, तो एरिया कितना हो जाएगा l into x। ठीक है, तो फ्लक्स कितना होगा, जब इसकी लेंथ l थी, ये x थी, तो उस समय पर फ्लक्स कितना था, vlx था। ठीक, अब फ्लक्स चेंज कितनी तेजी से हो रहा है, तो ये v वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, टाइम के साथ फ्लक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे, d phi by dt। तो d by dt phi हो गया, phi की वैल्यू कितनी है, vlx, तो vlx यहां पर पुट करेंगे। ठीक है, b कांस्टेंट है, जब ये कंडक्टर आगे मूव करेगा तो l पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क किस पे पड़ेगा, x पे, x इंक्रीज हो रही है ना। तो डिफरेंशिएशन टाइम के साथ चेंज क्या हो रहा है, x चेंज हो रहा है, b और l तो कांस्टेंट है, तो ये डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएंगे, dx by dt। और dx by dt क्या है, टाइम के साथ कितनी तेजी से आगे मूव कर रहा है, क्या, वेलोसिटी। तो ये आ गया VLV। तो सेम डेरिवेशन हमने ड्राइव कर लिया जब हमने किसका नियम यूज किया है, फैराडे का नियम यूज किया है। ठीक है, तो ये VLV हमारे पास डेरिवेशन आ गया। अब ये तो क्या, फ्लक्स का चेंज हुआ, हमें निकालना इंड्यूस होता है माइनस d phi by dt। माइनस साइन मैंने पहले ही बताया सिर्फ डायरेक्शन के लिए, हमें चाहिए मैग्नीट्यूड, तो मॉडुलस लगाएंगे, तो मॉडुलस के बाद नेगेटिव पॉजिटिव सब पॉजिटिव हो जाएगा, और BLV हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब बात करते हैं, अब देखो इफ इस केस में वैसे लिखेंगे थीटा विद एंगल बिटवीन v एंड v, ये जो कंडक्टर मूव कर रहा है जिधर इसकी वेलोसिटी और v के बीच में अगर एंगल थीटा है तो EMF कितना हो जाएगा, BLV sin थीटा। ठीक, एक चीज और,
यहां पर डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए आप लिख सकते हो, इधर लिख रहा हूं मैं, नोट कर लेना आप। तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे हम, लेंज लॉ का यूज करेंगे। ठीक, अब ध्यान से देखो, जब ये कंडक्टर आगे मूव करेगा, जब ये कंडक्टर आगे मूव करेगा, इसका एरिया इंक्रीज हो जाएगा, मतलब इसके अंदर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। ध्यान से समझना बिल्कुल, जब कंडक्टर आगे मूव करेगा तो इसका एरिया बढ़ रहा है, मतलब इसके अंदर से फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। कौन सा फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर की तरफ है, तो अंदर जाने वाला फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। जब कंडक्टर आगे मूव करूंगा तो ज्यादा एरिया हो जाएगा, तो ज्यादा फ्लक्स फील्ड अंदर की तरफ जाएंगे। उस केस में ये विरोध करेगा, चेंज का विरोध करता है, इसका नेचर हमारी तुम्हारी तरह हो जाता है। मैंने पढ़ा था ना, पढ़ा था आपको। तो जब ये आगे बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, तो उस केस में ये अंदर बढ़ने वाले फ्लक्स का विरोध करेगा, तो ये अपना फ्लक्स अपोजिट बना लेगा, मतलब इसमें करंट ऐसे बहना शुरू हो जाएगा। ये तो था लेंगे। तो उससे आपको क्या पता, भैया करंट यहां से इधर बह रहा है, मतलब यहां से कंडक्टर से ऐसे बह रहा है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल बना हुआ, ये नेगेटिव टर्मिनल बना हुआ। तो आप करंट के डायरेक्शन से ये बता सकते हो, ये टर्मिनल पॉजिटिव बना, ये नेगेटिव। ये एक बैटरी बन गया, बैटरी के बाद पॉजिटिव से नेगेटिव बहता है, अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव, सिंपल है। ठीक है, यहां डायरेक्शन, तो यहां डायरेक्शन आप लोरेंज फोर्स के नियम से दे दोगे कि भैया कंडक्टर मूव कर रहा है, ठीक है, कर्ल रूल लगाओ, वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आएंगे, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे पोलैरिटी पूछी जाती है, कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव, कौन सा टर्मिनल नेगेटिव। और ऐसे आप इसको खुद करके देखना, जब ये अंदर की तरफ मूव करेगा तो ये एक्सप्रेशन तो सेम ही रहेगा, माइनस प्लस का तो अंतर होगा नहीं जब हम मॉडुलस ले लेंगे। तो आप इसको खुद करके सोचना, 2-3 केस आप चुनना इसमें। पहले एक केस क्या चुनना कि अब हम कंडक्टर को इधर मूव कर रहे हैं, जब कंडक्टर को इधर मूव कर रहे हैं तब इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होने वाली है, तो कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव होगा। एक केस आप चुनना, मैग्नेटिक फील्ड को बाहर की तरफ रख लेना और इसको अंदर की तरफ भी मूव करना, बाहर की तरफ भी मूव करना। ठीक है, तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर आप नहीं कर पाते तो कमेंट्स में लिख देना, मैं इसको भी अलग से वीडियो डाल दूंगा। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने मोशनल ईएमएफ के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर लिया था, VLB sin थीटा। ठीक है, तो इसका यूज कैसे करना है ये इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक, अब ध्यान से देखते हैं, एक स्पेशल केस की वजह से समझते हैं। पिछले केस में आपने देखा होगा हमारा कंडक्टर कुछ ऐसे मूव कर रहा था, इस बार ये ऐसे मूव नहीं कर रहा, इसे टिल्ट है ऐसे वेलोसिटी में, और इसकी लेंथ जो कुछ एंगल है और ये ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो इस केस में देखते हैं, इस केस में हम इंड्यूस्ड ईएमएफ को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ध्यान से देखेंगे। तो देखो, ये इसकी लेंथ L होगी, ये ऐसे मूव कर रहा है। ठीक, अभी देखो ये इतने पोर्शन की ही जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स के जो फील्ड है अंदर की तरफ जा रही है, तो इतने पोर्शन के मैग्नेटिक फील्ड को तो स्वैप करता हुआ आगे निकलेगा, इतने पोर्शन की मैग्नेटिक फील्ड लाइन को तो काटता हुआ आगे बढ़ेगा। आई बात में? तो याद रखना, जब कंडक्टर की लेंथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटती है, उस केस में इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है। ठीक है, तो अगर हमें कंडक्टर टिल्ट है तो उस केस में ईएमएफ कैसे निकालेंगे, तो हम लेंथ का वह कंपोनेंट निकालेंगे जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। वो कैसे निकालते हैं, तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई, आप इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन मानिए, ठीक है। और यहां देखो वेलोसिटी में और लेंथ के बीच में एंगल कितना है, फाई। तो इस लेंथ का ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा, L sin फाई, और ये L cos फाई। तो हमारे वाले केस में जो ईएमएफ इंड्यूस करेगा वो सिर्फ इतना ही कंपोनेंट करेगा, L sin फाई। ठीक है, तो उस केस में ईएमएफ इंड्यूस कितना हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला क्या था, VLB sin थीटा। लेंथ का वह कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, L sin फाई। तो VL sin फाई इंटू वेलोसिटी इंटू sin 90। ये 90 इसलिए आया है क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल तो 90 है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहां पर इस कंडक्टर की लेंथ भले ही L से कम है, लेकिन ये पूरा का पूरा, इसका जो पूरी की पूरी लेंथ है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। और अगर ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, मतलब इसकी लेंथ का ये वाला कंपोनेंट L sin फाई और L इसकी जो लेंथ होगी L डैश मान लो, अगर ये बराबर है और बराबर वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो फ्लक्स लिंक बराबर होगा। मतलब वेलोसिटी के साथ लेंथ का कितना कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लेंथ का कितना कंपोनेंट है, फ्लक्स उस पर डिपेंड करता है। देखते हैं, अब यहां पर देखो ये कंडक्टर नीचे डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये वेलोसिटी होगी नीचे की तरफ, ये मैंने वेलोसिटी के परपेंडिकुलर बना दिया। अब इस कंडक्टर का क्या कोई प्रोजेक्शन, जैसे यहाँ पर इसका प्रोजेक्शन है, इसका कंपोनेंट ये मिल गया था हमें, क्या कोई प्रोजेक्शन इस तरीके से मिल सकता है आपको वेलोसिटी के परपेंडिकुलर? तो जीरो है, ये तो पूरा का पूरा कंडक्टर ऐसे जा रहा है नीचे की तरफ, इसे कुछ टिल्ट तो है नहीं, है ना, इसका बिल्कुल भी, अगर ये ऐसे टिल्ट होता तो इसका इतना कंपोनेंट मिल जाता, ऐसे तो पूरा का पूरा हो जाता है ये।
यहाँ पर तो बिल्कुल सीधा कंडक्टर है, तो आप देखोगे फ्लक्स को काट नहीं सकता, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को काटेगा नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, बीच से ऐसे निकल जाएगा। अगर ये ऐसे चलता तो फील्ड लाइन को ऐसे काटता हुआ चलता, फील्ड लाइन अंदर की तरफ और ये इनको काटता हुआ ऐसे चलता, अब फील्ड लाइन ऐसे है और ये बीच से ऐसे निकल जाएगा, तो ये इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होने वाली है। सेकंड केस देखते हैं। तो सेकंड केस में हमारे पास ये कंडक्टर इस तरीके का है, ये स्ट्रेट है और ये इसका पोर्शन है। तो जब ये इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करेगा ये पूरा सेटअप, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कंडक्टर का वह कंपोनेंट जो वेलोसिटी के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन खींचेंगे वेलोसिटी के, और ये वेलोसिटी डायरेक्शन में नीचे से एक लेंथ खींचेंगे, तो ये लेंथ वो बनी, इस लेंथ का ये कंपोनेंट L sin phi और ये वाली लेंथ पूरी की पूरी L। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ क्या लिखेंगे, ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, B इंटू ये वाली लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की L प्लस L sin phi इंटू V, और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल तो 90 है, तो sin 90 वैल्यू 1 हो जाएगी। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करते हैं। अभी कुछ और केसेस डिस्कस करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों मोशनल ईएमएफ के कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अब देखो ये वाला केस देखेंगे, इस केस में हमारे पास ये लेंथ है वायर की, ठीक, और ये वायर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अब देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक के फ्लक्स को कट करता हुआ चलेगा, तो हम यहाँ से क्या वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लेंथ निकालेंगे और एंड से इस तरीके से परपेंडिकुलर खींचेंगे, वेलोसिटी के डायरेक्शन में लाइन खींचेंगे। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ आई, ये लेंथ किसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, या तो कुछ एंगल दिया होगा या कुछ और डाटा गिवन होगा जिसकी वजह से लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, फिलहाल L है, तो ये जो फ्लक्स है, ये जो ईएमएफ है इंड्यूस वो कितनी हो जाएगी, B, ये वाली लेंथ वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट L इंटू V, इसकी वेलोसिटी। ठीक है, और देखो जितने भी हमने यहाँ केसेस चुने हैं ये सिर्फ लेंथ के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चुने हैं, इसलिए हर केसेस में हमने वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या लिया है, 90 ही लिया है, नहीं तो वो एंगल भी आगे हम कंसीडर करेंगे, साइन एंगल, वो अगर थीटा एंगल हो साइन थीटा कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसके बाद सेकंड केस देखते हैं। तो सेकंड केस में आप देख सकते हो ये मेरे पास वायर इस तरीके से है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब इसमें ईएमएफ इंड्यूस कितनी होगी, ठीक है, इसका प्रोजेक्शन कितना होगा, ध्यान से देखेंगे। अभी देखो इसको मैं दो टुकड़ों में काट कर फिर इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का वायर, इसका प्रोजेक्शन तो ये रहा, इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो ये वाला जो वायर का पोर्शन है इधर ये पॉजिटिव टर्मिनल बना लेगा, इधर नेगेटिव टर्मिनल बना लेगा। ठीक है, और ये इसकी लेंथ हो जाएगी, ये इसकी लेंथ हो जाएगी। ठीक, अगर मैं इस वायर की बात करूं तो ये वायर भी इधर पॉजिटिव टर्मिनल बना लेगा, इधर नेगेटिव टर्मिनल बनेगा, और इसकी लेंथ कितनी चुनेंगे। लेकिन आप देख सकते हो दोनों की ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर मैं सर्किट को कंप्लीट करूंगा, यहाँ से मान लो अगर मैंने एक वायर को ऐसे जोड़ दिया, तो ये वाली लेंथ का वायर करंट को इधर दौड़ाएगा, और ये वाली लेंथ का वायर इसमें पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा, नेगेटिव करंट को इधर दौड़ाएगा, तो नेट करंट किधर दौड़ाएगा, क्योंकि दोनों की लेंथ का कंपोनेंट तो सेम है, ईएमएफ तो दोनों का सेम इंड्यूस होगा। ये इसका कंपोनेंट भी यही लेंथ, जब फॉर्मूले में रखोगे तो V ये वाली लेंथ रखी जाएगी, इसमें ये वाली लेंथ रखी जाएगी, और दोनों का ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस केस में नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई बात समझ में? ध्यान से सुनो मेरी बात। आसान तरीका यह है समझने का, आप वायर के एंड्स को जोड़ दिया करो, आप वायर के एंड्स को जोड़ दिया करो, और जो एंड्स होते हैं उसका फिर वह कंपोनेंट लेंगे जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। ध्यान से देखो, जैसे इस केस में देखते हैं यू शेप्ड वायर हो गया, यहाँ पर मैंने वायर को एंड्स को जोड़ दिया, तो ये मेरे पास एंड्स को जोड़ने पर ये सीधी रेखा आ गई। तो इस लाइन का कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना है, 0। अगर ये मैं ऐसे वायर को मूव करता हूँ, मैं अब इस वायर को देखूंगा जो एंड्स को जोड़ने पर मुझे मिला, उसको अगर मैं ऐसे मूव करता हूँ तो वो तो फ्लक्स को काटेगा ही नहीं, ऐसे मूव करने पे तो काटता है। आई बात समझ में? इस केस को इस केस दोनों देखो बिल्कुल सिमिलर है, तो उस वायर की शेप चेंज हो चुकी है, तो इसका भी कंपोनेंट ओवरऑल जो कंपोनेंट बनेगा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वो कितना बनेगा, 0 बनेगा। इतना पोर्शन इधर करंट को दौड़ाना चाहता है, इतना पोर्शन इस तरह। ठीक है, अभी क्लियर अगर नहीं भी हुआ तो एग्जांपल और देखते हैं, एग्जांपल नंबर 5, इससे काफी हद तक मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा। तो ये मेरे पास ये पोर्शन ये इस तरीके का वायर है, ठीक है, मुझे निकालना है इंडिविजुअल। तो वायर के एंड्स को मिलाओ, इस पॉइंट से इस पॉइंट को, ये आपने एंड्स को मिला दिया। अब ये जो वायर आया, अब इस वायर को भूल जाओ, इस लेंथ को कंसीडर करो, इस लेंथ का वह कंपोनेंट चुनो जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। ये वेलोसिटी है, ये परपेंडिकुलर देख हमारी लेंथ है, तो इस लेंथ का कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है वो कितना है, इसका कंपोनेंट। अगर ये एंगल थीटा है, ये L है, तो ये L sin थीटा हो जाएगी। आई बात समझ में? और अगर ये किसी कोई भी एंगल दे रखा हो, फिलहाल ये L डैश दे रखी है, तो ये लेंथ L डैश हो जाएगी, V L डैश V। ठीक, एक एग्जांपल और देखते हैं और इसके बाद सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा लेंथ के क्वेश्चन से कैसे डील करनी है। ये देखो 6th एग्जांपल, ये मेरे पास इस तरीके का वायर हो गया, ये इस डायरेक्शन में वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इस केस में
इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करें। वेलोसिटी भी रखे हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी दिया होगा और लेंथ ही कोई तरीका दिया होगा जिससे आप ये वाली लेंथ फाइंड कर पाओ, ठीक है। तो आप देखो इनके एंड्स को मिला तो आपके पास ये लेंथ है। अब इस लेंथ का वह कंपोनेंट निकालो जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस लेंथ का ये कंपोनेंट प्रोजेक्शन y एक्सिस पर प्रोजेक्शन, तो इस लेंथ का ये एंगल है तो ये l sin थीटा हो जाएगा। अगर ये अलग से हमें इसको एक केस में l डैश दी रखी है तो ये लेंथ हो जाएगी v l डैश v। तो इस तरीके से आपको लेंथ का वह कंपोनेंट फाइंड करना है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो और आप अपनी बुक से जो आपके पास एनसीईआरटी में तो बहुत ज्यादा नहीं दी रखी इस तरीके के क्वेश्चन, और अगर आपके पास कोई हेल्प बुक है तो उसकी वजह से क्वेश्चन को करिए और जल्दी से इनको नोट करिए, जल्दी नोट करिए।